दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है सीमाएं। अपोलो के कॉरिडोर में खड़ी तप्पू कमरा नंबर 34 तक पहुंचकर बुरी तरह से ठिठक गई। वह यहाँ क्यों आई है? कैसे सामना करेगी उनका? 20 साल में अनगिनत लम्हे जिन्हें कोसकर गुजारे हों, नफरत, अपमान, जाने क्यों उनका अक्स मन में उभरते ही जलने लगती है वो। फिर इतनी घृणा के बावजूद आज वह क्यों आई है यहाँ? शायद उसकी उसी गलती पर अमीर के द्वारा दी गई सहज माफ़ी। इंसान को दूसरों से पाता है वही बांटता है। प्यार के बदले प्यार, क्षमा के बदले मिली क्षमा। शायद यही वजह थी। अरे दीदी, आप कब आई? मोहन ने उसे देख लिया, तभी तो उसकी तरफ चला आया। हूबहू पिताजी की कॉपी है मोहन। कैसे पहचाना मुझे? तप्पू अभी तक सहज नहीं थी। आपकी फ़ोटो देखी है ना? देखो ना डैड, दीदी आ गई हैं। अनेकों मशीनों में जकड़ी वह जीर्ण शीर्ण सी काया। पिता का यह रूप सब कुछ भूल जाने के लिए काफ़ी था। फिर खून के रिश्ते, न जाने कहाँ से ढेर सारी ममता उमड़ पड़ी तप्पू के अंदर। बड़े यत्नों के साथ उन्होंने आंखें खोली, होठ फड़फड़ाए। मेरे पास आकर बैठो बेटा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। शब्द गुम थे, पर आंखों में सारी शक्ति सिमट कर आ गई थी। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया बेटा? तप्पू ने हाथ सहलाकर आश्वस्त किया। कुछ देर बैठकर वह कमरे से बाहर चली आई। यत्नों से रोके गए आंसू अब बाहर निकल पड़े थे। मोहन, ख्याल रखना पापा का। आप भी आती रहना, अच्छा लगेगा उन्हें। सहमति में सिर हिलाकर वापस चली आई थी। तप्पू ने फ्लैट का ताला खोला, फिर बिना कपड़े बदले ही बदन को बेमन से बिस्तर के हवाले कर दिया था। थक कर चूर हो गई थी वह पापा को देखकर। अमीर 3 दिन के लिए बाहर गए थे। हर तरफ चुप्पी सी लगी थी। रात का गहन अंधकार उसे अतीत की उस सुरंग में खींच ले आया जहाँ से वह जितना भागना चाहे नहीं बच सकती थी। पिताजी का स्मरण होते ही सामने आता था एक अक्स। लाल सेब सा रोबीला चेहरा, दर्द से चमकती आंखें, तने हुए कंधे, हमेशा रौब में गुस्साते। शायद माँ की उपस्थिति थी इसकी वजह। माँ और पिताजी रूप रंग से ही नहीं, व्यवहार से भी नदी के 2 किनारों जैसे थे। दुबली पतली, चेहरे पर हल्के चेचक के निशान, आंखों में हर वक्त भय। तप्पू ने अपनी माँ को कभी हंसते खिलखिलाते नहीं देखा था औरों की तरह। याद आता है, माँ पिताजी के सामने भी सिर ढककर रहती थी। पिताजी की एक आवाज़ पर बांदी की तरह उठकर खड़ी हो जाती थी। फिर भी उनकी छोटी सी गलती पर दहाड़ उठते थे पिताजी। क्या बदसूरत ढोल बांध दिया है मेरे गले में जिंदगी भर के लिए। दादी माँ को अपने पीछे छुपाकर शांत करती थी। पिताजी को एक बेमेल अनचाहा विवाह था यह। दादाजी की जिद का परिणाम। अपने बच्चों को अनावश्यक दबाकर रखने की दादाजी नाना जी की जिद का नतीजा माँ ने जीवन भर भुगता था। पिताजी ने उन्हें कभी ना सम्मान दिया था और ना ही प्यार। बस जब तक जिंदा रही, मूक गाय सी बंधी रही खूंटे से। किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। कुल दीपक को जन्म देती तो शायद दिन फिर भी फिर जाते हैं, पर तप्पू कन्या के आने से अंधकार और गहरा गया था। दादाजी के देहांत के साथ ही पिताजी ने माँ को छोड़ दिया। तुरंत दूसरी शादी कर ली थी अपनी मनपसंद लड़की से। एक बार भी नहीं सोचा क्या भविष्य होगा इस नन्ही बच्ची का। मामा जी ने हम दोनों को अपने घर में पनाह दी थी। पिताजी को कोर्ट में भी घसीटते, पर शायद दुख झेलते झेलते माँ बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक बार बुखार आया तो ठीक ही नहीं हुई, चली गई मुझे मामी के हवाले करके। पिताजी की नज़रों में वो बदसूरत औरत मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। हर वक्त सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, अच्छा हुआ रूप रंग में मुझ पर नहीं गई, उनका पाया है, वरना मेरे जैसे नसीब। अंतिम दिनों तक सिंदूर से मांग भरने वाली माँ के अंतिम संस्कार में भी वे नहीं आए, बल्कि कहकर भिजवा दिया, तप्पू की जिम्मेदारी न ले पाऊंगा, चाहे जो करो उसका। हाँ, बैंक में जमा करता रहूँगा कुछ पैसा उसके नाम से। अब तो पिता शब्द से तप्पू का जैसे नाता ही टूट गया था और जुड़ गई थी अपने जन्मदाता के लिए हमेशा के लिए घृणा। मामा ने अपनी बहन को दिया वचन बखूबी निभाया था। उसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों सी की थी। बीए की परीक्षा पास करते ही मामा जी ने अमीर से विवाह की बात चलाई तो वह इनकार ना कर सकी।
एहसान तले दबी जिंदगी में उसकी अपनी सोच की गुंजाइश ही कहाँ थी। फिर जिद किससे करती भला। अरमान इच्छाएं तो उसकी होती हैं जिनका कोई अपना हो, और वह तो बिन माँ बाप की बेचारी लड़की, दुबला पतला साधारण कद काठी वाला, सांवला सा और अपने आप में खोया सा रहने वाला शख्स अमीर। जब अमीर से पहली बार मिलवाया गया तो तप्पू को लगा जैसे उसके घर का इतिहास शायद अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। फिर एक बेमेल विवाह। उसे अमीर एक आंख भी नभाए थे, पर परिस्थितिवश वह चुप रही थी। विवाह के वक्त भी पिताजी कन्यादान करने नहीं आए थे। तप्पू स्वयं भी नहीं चाहती थी कि जीवन भर उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला उसका सिर्फ नाम का पिता उसका दान स्वयं करे। अमीर से शादी करके वह दिल्ली आ गई थी। अब बस वो, अमीर और छोटा सा 2 बेडरूम वाला फ्लैट। अमीर बैंक में कार्यरत थे। शादी के बाद घर की मालकिन बनकर कुछ अपने ढंग से जीने की आज़ादी तो उसे अच्छे से मिल गई थी, पर मन था पहले जैसा वीरान, जिसमें कोई खुशी नहीं थी। अकेला किसी बहुत अपने के प्यार और मनोहार के लिए तड़पता हुआ। अमीर एक बहुत ही सीधे साधे किस्म के इंसान थे। कहते थे उससे प्यार करते हैं, पर ना उनमें कोई उमंग थी और ना ही जीने के लिए कोई प्लान। बस हर वक्त अपने आप में व्यस्त रहना, यही उनकी दुनिया थी, जहां तप्पू का आना जाना सिर्फ भौतिक ज़रूरतों तक ही सीमित था। माँ के जाने के बाद किसी ने उसे अपने आगोश में लेकर नहीं पुचकारा। हमेशा अकेली ही रही। तृप्ति का एहसास ही नहीं हुआ, बस अधूरी अधूरी सी जिंदगी। अमीर को जीवन की सच्चाई मान लेने के बाद उसने अपने आप को इसी रूप में ढाल लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। पर उन्हीं दिनों एक अनहोनी घटना घटी। पिताजी का फ़ोन आया था। अपने लिए पहली बार बेटी का संबोधन उनके मुंह से सुनकर वह बुरी तरह से हैरान रह गई। परेशान और कुछ अस्वस्थ से लग रहे थे वो। मिलना चाहते थे उससे। तप्पू ने साफ इनकार कर दिया। माँ और उसके जीवन के सारे दुखों की जड़ तो वही इंसान थे। पिताजी के फ़ोन आने का सिलसिला रुका नहीं था। हर दूसरे दिन फ़ोन पर उनका गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना जारी था। तप्पू ने चुप्पी साध ली थी। तप्पू, आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? न खाने में स्वाद है, न घर में कोई हलचल। क्या हो रहा है आजकल? अमीर ने एक दिन उसे टोका था। कल पिताजी और उनके बेटे का फ़ोन आया था। मिलना चाह रहे थे वो मुझसे। हम लोगों को मिलना चाहिए उनसे तप्पू। वो कई बार मुझसे भी इस बारे में बात कर चुके हैं। अमीर उसे समझाने लगे तो वह बुरी तरह से चिढ़ सी गई। सलीब पर टंगी ईसा सी वेदना सही है मैंने और माँ ने, उनकी अय्याशियों की वजह से। भूल जाओ पुरानी बातें तप्पू। कई दिनों से बीमार चल रहे हैं वो। ज़्यादा जीने की शक्ति नहीं दिखती अब उनमें। फिर उनकी पत्नी भी नहीं रही, बस एक बेटा ही तो है। शायद तुम्हारी माँ भी अब तक माफ़ कर चुकी होती उन्हें, यदि वो जिंदा होती तो। अम्मी ने उसे मनाने की और समझाने की भरसक कोशिश की। दूसरों को सलाह देना आसान होता है अमीर। उनका यह नरक तो उनके अपने किए की सज़ा है। उन्होंने हमें हमेशा दुखी बांटा है, तो अब सुख कहाँ से पाएंगे खुद। तप्पू के मिजाज में ज़रा सी भी नरमी न देख कर अमीर चुप हो गए थे। जिंदगी घसीट रही थी वक्त के साथ कि अचानक फागुन की उन मदमस्त हवाओं ने, या यूं कहें कि गुलमोहर के उन लाल धधकते फूलों ने अपनी सारी ऊर्जा तप्पू के बुझे बेरंग जीवन में भर दी थी। अक्षितिज का उसकी ज़िंदगी में आना जैसे अभी तक की दबी सारी आकांक्षा और कुंठा को पर निकल आए हों। दबी इच्छा पुराना सांस ले उठी थी। तप्पू के जीवन में अचानक ही हुआ था यह सब कुछ। उस दिन घर के लिए सामान लेने वो कनॉट प्लेस गई थी अकेली। स्टोर में अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि अचानक वहाँ पर भगदड़ मच गई। पुलिस चेतावनी देने लगी, इस स्टोर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, राजधानी में गड़बड़ी मचाने हेतु। पुलिस ने इस स्टोर को चारों ओर से घेर रखा है, जो जहाँ है वहीं छुप जाए या फिर लेट जाए। तप्पू गेट के तकरीबन पास ही थी। सोचा बाहर भागकर अपने आप को वहीं पर सुरक्षित कर ले। वह भागी भी दरवाजे की तरफ, पर तभी 2 बलिष्ठ हाथों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। हड़बड़ाहट में वो उसी पर गिर पड़ी। कोई 10 मिनट, बस 10-12 मिनट वह ऐसे ही पड़ी रही, निश्चेष्ट।
थोड़ा मन पर काबू पाया तो उसने अपने रक्षक को ध्यान से देखा। सुनहरी आभा लिए चेहरे पर मेल खाते नैन नक्श, चौड़ी बलिष्ठ छाती जिस पर तप्पू का सर रखा था, तेज तेज चलती सांसों का स्पंदन, उसकी भुजाओं का घेरा तप्पू के चारों ओर सुरक्षा कवच सा कसा था। आमिर के सीने पर अनगिनत बार सिर रखा था उसने, पर इतनी आश्वस्त वह पहले कभी नहीं हुई थी। एक अनजान अनोखे पुरुष का इतना घनिष्ठ सामीप्य, गोलियों की आवाज़ ने भय के साथ साथ एक अद्भुत रोमांच सा भर दिया था उसके बदन में। लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म भी हो जाए इसी क्षण तो गिला नहीं। वो शायद तप्पू के स्पर्श के बावजूद बुरी तरह से चौकन्ना था। तभी अचानक उससे छिटक कर दूर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया, अक्षित मल्होत्रा। गुजरे पलों की याद आते ही तप्पू की आंखें झुक गई थी। मैं मिसेस तप्पू शर्मा, आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है, पर क्या आप किसी ऑटो तक छोड़ देंगे मुझे? न चाहते हुए भी तप्पू बोल उठी थी। आप बहुत घबराई हुई हैं, घर तक ही छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी पास ही खड़ी है। तप्पू चुप थी। इनकार करने की गुंजाइश कहाँ थी? एक तो स्वप्न पुरुष का सम्मोहन, उस पर भय से कांपता हुआ उसका मन पीछे पीछे होली थी चुपचाप उसके। अक्षित की दृष्टि तप्पू को निहार रही थी। तप्पू मना नहीं कर पाई, एक बार मिलना चाहता हूँ मैं आपसे। पर फिर अक्षित से मुलाकातों का सिलसिला थमा नहीं था। आमिर के ठंडे व्यवहार से आहत, अपनी जिंदगी की बोरियत से उकताई तप्पू के सब्र का बांध टूट गया था। अक्षित से मिलकर एक तरफ आमिर से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना और बच निकलना, तो दूसरी ओर अक्षित से मिलकर घंटों तक सपनों की दुनिया में खो जाना। कभी कभी अतीत से उपजी ग्लानि दस्तक देती थी मानस पर, तो अक्षित से पूछ बैठती थी, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक शादीशुदा स्त्री का एक पर पुरुष से इस तरह बेकरार होकर मिलना। दोहरा जीवन जीते हैं हम लोग, एक दिखावे के लिए, दूसरा स्वयं के लिए, पर दूसरे जीवन की अवधि बहुत छोटी होती है। क्या गलत है कि मेरा मन तुम्हारा सामीप्य पाकर सुकून पाता है? क्या गलत है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी पाते हैं? अक्षित का व्यक्तित्व ही नहीं, सोचने का ढंग भी बिल्कुल स्पष्ट था। कोई असमंजस्य नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ। रात को अमीर के बगल में पड़े अचानक ख्यालों से वह अक्षित की बाहों में सिमट जाती। काश जिंदगी यूं ही चलती रहती। पिताजी को आजकल उचित ठहराने लगी थी तप्पू। क्या बुरा किया उन्होंने जो समझौता न करके अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढ लिया। छल तो नहीं किया माँ के साथ, साफ स्पष्ट राह चुनकर। सारी तकलीफ़ें दुख शायद भूल गई थी वो। सोच भी नहीं सकती थी कि माँ के प्रति अन्याय के एक एक क्षण की गवाह स्वयं ऐसे रास्तों पर चल देगी कभी। फिर अमीर को अपने से तौलती तो लगता जैसे अन्याय ही हुआ है उसके साथ भी, बिल्कुल पापा की तरह, बड़ों की जिद की वजह से। यह भी सच नहीं कि वो अमीर को पूरी तरह से छोड़ सकती है कभी। अमीर उसके सामाजिक मर्यादित जीवन का आईना है और अक्षित उसकी इच्छाओं और सुखों की स्वप्न दुनिया। बहुत दिनों तक सामंजस्य न बिठा सकी थी दोनों में वह। उस दिन अक्षित ने उससे मिलते ही अल्टीमेटम दे दिया था, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो तप्पू। अभी मेरा MBA पूरा नहीं हुआ और देखो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया है। सपनों का गुलाबी शहर जयपुर होगा हमारा सबसे पहला पड़ाव। आगे क्या सोचा है तुमने? तप्पू एकटक निहार रही थी उसकी तरफ। सोचना क्या, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, सुकून भरी दुनिया बनाएंगे हम दोनों मिलकर। वह बड़ी ही बेतकल्लुफ़ हो उठा था। कितनी आसानी से कह दिया था अक्षित ने, पर तप्पू के लिए तो यह जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। तुम एक बार जयपुर होकर तो आओ, कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा मुझे। तप्पू ने बहुत भारी मन से विदा ली थी। कुछ दिन दूर रहने से सिर्फ आकर्षण है ये रिश्ते, या फिर यह प्यार है सचमुच का, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी, तप्पू ने सोच लिया। उन सारे दिनों में वह तौलती रही अपने आप को। क्या मिला उसे आज तक के जीवन में? एक बुझा बुझा आतंकित सा बचपन, या त्याग, आदर्शों को ढोती हुई जवानी? ऐसे ही किसी एक दिन अमीर का घर संभालते संभालते रोती झींकती चली जाएगी इस दुनिया से। क्या उसे अपने बारे में सोचने का हक नहीं है?
उसे अक्षित के रूप में अगर दोबारा जीने का मौका मिला है, फिर आमिर के साथ बेरुखी बेस्वाद जिंदगी क्यों ढोए भला। किसी ने ठीक ही कहा है, कमज़ोर और असफल इंसान ही हमेशा अपनी असफलताओं के लिए किस्मत व हालात को दोष देते हैं, वरना ज़िंदगी एक बार मौका सभी को अवश्य देती है, हर हाल में देती है। विचारों में उठे तूफान ने आमिर की ओर जाने वाली उसकी राह में जैसे कांटे बिछा दिए थे। दोहरी जिंदगी नहीं जीनी थी उसे। अपनी खुशी के लिए वह स्वयं को मुक्त कर लेगी इस दुनियादारी से, उसने निश्चय कर लिया था। आज उसने तय कर लिया कि वह नहीं सोचेगी मामा मामी या आमिर के लिए, नहीं सोचेगी समाज क्या कहेगा। यही जैसा बाप वैसी बेटी निकली। तप्पू चुप थी, इनकार करने की गुंजाइश कहाँ थी। एक तो स्वप्न पुरुष का सम्मोहन, उस पर भय से कांपता हुआ उसका मन, पीछे पीछे हो ली थी रूप नहीं इच्छाएं, और साहस भी उसे पिताजी से ही मिला था। निर्णय ले लिया था तप्पू ने। अक्षित को फोन पर अवगत कराकर शांत हो गई थी वह। अक्षित हर तरह से उसके साथ था, सब कुछ पूरी तरह से तय था। आमिर के ऑफिस निकलते ही वह भी सूटकेस लेकर निकल पड़ी थी एक नए अक्षित की तलाश में, अपने अक्षित के साथ। आमिर के नाम पर एक खत में घर छोड़ने की सारी वजह और अक्षित का जिक्र साफ साफ लिखकर चाबियों के गुच्छों के साथ उसने घर पर रख छोड़ा था, ताकि ढूंढने या चिंता में परेशान ना हो आमिर। इधर रेलवे स्टेशन पर आकर बताए गए प्लेटफॉर्म से लेकर सारा स्टेशन उसने छान डाला, पर अक्षित का कोई पता नहीं चला। उसके पैरों तली से जमीन खिसक गई थी। मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़कर वह छोड़ आई थी अपना घर। ये उसने क्या कर डाला? कहाँ गलती हो गई उससे? शायद इस जन्म में चैन नहीं मिलेगा। अच्छा हो जीवन लीला यहीं ख़त्म कर दे किसी पटरी पर लेटकर, लेकिन दिन के उजाले में साहस नहीं कर पाई थी वह। तप्पू एक पल भी नहीं रुकी वहाँ। ऑटो करके सीधे अपने घर पहुँच गई। फ्लैट की दूसरी चाबी उसके साथ हमेशा रहती है। दरवाज़ा खोला तो देखा आमिर बैठे थे सोफ़ा पर, निढाल, आंसुओं से भीगा था उनका पूरा चेहरा। क्या लेने आई हो तप्पू? वो नहीं मिला या कोई चीज़ भूल गई थी तुम अपनी? आमिर के स्वर लड़खड़ा रहे थे। क्या कसूर था मेरा तप्पू? कहाँ कमी छोड़ी थी मैंने? तप्पू पूरी तरह से निरुत्तर थी। क्या कहती? चुपचाप अपराधी सी खड़ी रही। क्या बहाना बनाती वो इस वक्त? वो उड़ता कागज़ का टुकड़ा सब सच सच कह रहा था। गलती की है मैंने आमिर, फिर उसी को दोहराया है जिस गलती ने मेरी आत्मा को सबसे ज़्यादा कुचला था। जाने क्यों? मैंने इस घर पर तुम पर अपना हक खो दिया है, कहते हुए उसकी आंखें पूरी तरह से छलछला गईं। कोई अनजाने में अपराध करे तो उसका सच्चे मन से किया पश्चाताप उसे इस अपराध से मुक्त कर सकता है, पर मैंने तो जानबूझकर ठोकर खाकर भी। सुबह होने पर स्वयं चली जाऊंगी। आमिर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अपना सूटकेस नीचे रखकर वह भी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। रात भर लाइट जलती रही। दोनों वहीं पड़े रहे, एक दूसरे से मुंह फेरे, मानो तौल रहे हों अपने आप को। कभी कभी आंसुओं की धारा निकल पड़ती थी। एक निस्तब्ध खामोशी पसर गई थी उस कमरे में। सुबह होते ही तप्पू ने सूजी आंखों को पानी का छपका मारकर बिखरे बालों को समेटा। बाहर कदम बढ़ाए ही थे कि आमिर ने उसे पुकारा। अनजान नहीं था मैं कि मेरे सिवा कोई और भी तुम्हारी ज़िंदगी में है, पर इतना बड़ा कदम उठा लोगी? मैं ऑफिस टूर से बाहर जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। जाना चाहो तो चली जाना मेरे आने से पहले, पर रुकना चाहो तो सोचना ज़रूर। क्या दोबारा अक्षित के पुकारने पर तुम्हारा कदम नहीं बहकेंगे? क्या पूरी सच्चाई से अपना सकोगी मुझे और इस घर को? मेरी तरफ से निश्चिंत रहना। शब्दों के जाल नहीं बुनने आता मुझे, पर तुमसे इतना प्यार तो अवश्य करता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कई गलतियों को माफ़ कर सकता हूँ मैं। आमिर के जाने के बाद बस 3 घंटे ही लगे थे उसे अपने आप को संभालने में। क्यों बाहर भटक रही है वो, जब आमिर जैसा सुलझा इंसान और एक सुंदर घर है उसका अपना। अक्षित और आमिर में रूप रंग में कोई समानता नहीं, पर अब सहृदय आमिर ही उसका सब कुछ है।
अमीर की उदारता ने उसकी मन की सारी गांठों को खोल दिया था। अक्षित एक सुंदर विचार प्रेरक किताब की तरह आया था उसके जीवन में कुछ समय के लिए, जिसकी खुशबू और जीवन मंत्र को वो सदा छुपा के रखेगी। अपने आप को पूरी तरह तैयार करके नहा धोकर सीधे अस्पताल पहुंची थी तप्पू अपने पिताजी से मिलने। कई दिनों से जीवन मरण के बीच झूल रहे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो। उसे कोई हक नहीं है उन्हें सज़ा देने की। पिताजी भी संभल जाते ठोकर खाकर, उसी की तरह यदि माँ ने उन्हें खुले मन से माफ़ कर दिया होता अमीर की तरह। काश, लेकिन सब कुछ तो नहीं मिल पाता है ना। अतीत की गलियों में घूमते घूमते पता नहीं तप्पू की कब आंख लग गई। सुबह डोरबेल की कर्कश आवाज़ ने उसे जगाया। सामने अक्षित खड़े थे, सीधे कमरे में अंदर आ गए। धोखेबाज बेवफा समझकर न जाने कितनी बार कोसा होगा तुमने मुझे इन 3 दिनों में। क्या करता? जयपुर से लौटा तो खबर मिली कि माँ नहीं रही। एक दोस्त को तुम्हारे नाम खत देकर चला गया था। वापस आया तो पता चला वो खत तुम तक पहुँचा ही नहीं, भूल गया था देना। तुम्हारी क्या हालत हुई मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। आज लेने आया हूँ तुम्हें। कोई समाज, किसी की परवाह नहीं। अब तुम ही मेरा परिवार और परिचय हो, बस और कोई नहीं। अक्षित भावुकता में उठकर तप्पू के बिल्कुल नज़दीक था। गर्म सांसों की आवाजाही उसकी भावना की सच्चाई को अच्छे से बयां कर रही थी, लेकिन आज तप्पू बिल्कुल नहीं पिघली, ना ही लड़खड़ाई। अपने आप को दूर करके सधे शब्दों में बोली, समय की एक छोटी भूल ने, वक्त के आईने ने मुझे साफ साफ दिखा दिया है कि मैं क्या हूँ। मेरी मर्यादा, मेरी सीमाएं, सब कुछ याद दिला दिया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर अकेली असहाय खड़ी होकर मैंने जाना रिश्तों की अहमियत को, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को। घर आकर अमीर की अच्छाइयों को कितनी आसानी से माफ़ कर दिया था उन्होंने मुझे, जबकि मैं अपने पिता को अब तक माफ़ नहीं कर पाई थी, एक लंबे अरसे तक भी। जीवन में आज जो अपना है वह अपना ही बना रहे, इसी में जीत है। यही है सफल ज़िंदगी। हो सके तो मुझे बुलाकर सही जीवन साथी की तलाश करना। अक्षित को वहीं छोड़कर तप्पू अंदर कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। तप्पू का आत्मविश्वास, उसका व्यवहार अक्षित के लिए बिल्कुल साफ संकेत था यहाँ से वापस लौट जाने का। उसका अपना घर और अमीर, यही उसके दायरे हैं और उसकी सीमाएं भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अब आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम और भी ऐसी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।